बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.11 जो कि इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट पेपर में किस तरह से आएगी, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट होगी। जस्ट वो लिखेगा कि एक्सप्लेन इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, राइट डाउन इट्स टू एग्जाम्पल्स। यानी कि आप इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन को एक्सप्लेन कर दें और इसकी दो एग्जाम्पल्स भी लिखें। तो स्टूडेंट्स, अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर वाइट बोर्ड पर मैं आपको ये वाला टॉपिक यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल वैसे लिख के दूंगा जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में लिख के फुल मार्क्स लिए जाते हैं, मुकम्मल हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर मटेरियल के साथ और इजी वर्डिंग के साथ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आए। स्टूडेंट्स, टॉपिक की हेडिंग आपने पढ़ ली है, इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। अब इस हेडिंग के अंदर दो वर्ड्स पहले हमें समझने हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन और सेकंड वर्ड हमारे पास है टू डायमेंशन। हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट वर्डिंग के अंदर समझाता हूँ। देखें, कोलिजन दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन हुई है, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड किए हैं। अब कोलिजन दो तरह की होती है, एक को नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन और दूसरी को नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। सिंपल इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? ऐसी कोलिजन जिसमें टोटल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहें, उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। द कोलिजन इन विच टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। सिंपल है ना। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इन इलास्टिक कोलिजन की? द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, द कोलिजन इन विच टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन जिसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैंने आपको बता दिया और इलास्टिक कोलिजन के बारे में बता दिया, जो कि बहुत बेसिक था, आप जानते भी थे। अब हम बात करेंगे टू डायमेंशंस की। तो टू डायमेंशंस आप जानते हैं क्या होता है। देखें, टू डायमेंशंस बेसिकली हम टू एक्सिस को कहते हैं। फिजिक्स में डायमेंशन का वर्ड एक्सिस के लिए यूज़ होता है। एक्सिस क्या होते हैं? जैसे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम, और वर्टिकल लाइन उसको हम वाई एक्सिस से शो करते हैं, कहते हैं। और इस तरह आउटवर्ड लाइन हो या इनवर्ड हो तो उसको हम जी एक्सिस कहते हैं और लिखते हैं। तो टू डायमेंशन का मतलब ये है कि जो बॉडी है जो कोलाइड करेंगी वो दो डायमेंशंस में मूव कर सकती हैं। यानी एक तो ये है ना, वन डायमेंशन का मतलब ये है, अगर वन डायमेंशन में कोलिजन हो तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडीज़ अगर पहले एक डायमेंशन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, लेट कर एक्स एक्सिस मूव कर रही थी, तो कोलिजन के बाद भी वो उसी लाइन में रहें, उसी एक्सिस में रहें, एक्स एक्सिस में, तो ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं
वन डायमेंशन वाली कोलिजन। लेकिन टू डायमेंशन में क्या होता है कि बॉडीज़ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस में भी मूव कर सकती हैं, यानी टकराने के बाद एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस में मूव कर सकती हैं, और टकराने से पहले भी एक बॉडी लेट करें एक्स में जा रही है, एक इस तरीके से एक्स और वाई दोनों में जा रही है। तो यानी इसमें सिंपल अल्फाज में दो एक्सिस इन्वॉल्व होंगे एट अ टाइम, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो ये मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम इस टॉपिक की जो हेडिंग है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। अब मैं आपको फिर बता दूं कि जो टू डायमेंशन होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। प्लेन के अंदर टू डायमेंशन होते हैं, टू एक्सिस होते हैं, और स्पेस बोलते हैं थ्री डायमेंशन को जिसके अंदर तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेन का वर्ड यूज़ करेंगे। तो देखिएगा डेफिनेशन क्या है। अ कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी मूविंग इन अ प्लेन, और वो प्लेन में मूव करेंगी। प्लेन ऐसी सरफेस या ऐसी जगह जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हों। तो ऐसी कोलिजन जिसमें दो बॉडीज प्लेन में मूव करें, प्लेन का मतलब टू डायमेंशन में मूव करें, लेकिन कोलिजन कौन सी, इन विच द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। यानी ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कंजर्व नहीं रही तो इज कॉल्ड एन इनइलास्टिक कोलिजन, तो फिर इसको हम इनइलास्टिक कोलिजन ही कहेंगे। और चूंकि बॉडीज प्लेन में टू डायमेंशन में मूव कर रही हैं तो इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। तो ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन थी, और इस डेफिनेशन को आगे हम यूज़ भी करेंगे। हम बॉडीज़ को प्लेन में मूव करवाएंगे और उसके ऊपर जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, चूँकि मोमेंटम कंजर्व रहा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर मैथमेटिकली देखने भी लगे हैं। डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। आइए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, और ये थ्योरी सारी की सारी इस डायग्राम के रिलेटेड है। यानी आपने डायग्राम को अगर अच्छे से अभी समझ लिया तो फिर ये थ्योरी आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाएगी, और मैं आपको समझाऊंगा भी। थ्योरी जो है ये हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, और डायग्राम को यूज़ करते हुए हम ये मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपने इंतहाई ध्यान के साथ अब समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आप जानते हैं पहले नंबर पे तो ये आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको पता है कि हम एक्स एक्सिस के साथ शो करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको एक्स के साथ शो कर लेता हूँ। और ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन आप जानते हैं इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, वन एक्स एक्सिस और सेकंड ये जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस का नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक और बात सुन लीजिए, वो पॉइंट जहाँ पर दोनों एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। अब यहाँ पे ओरिजिन क्या होगा, बिल्कुल ये वाला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिले हैं, ये उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ओरिजिन। और ओरिजिन को किससे शो करते हैं, ओ के साथ शो करते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये जो टू बॉल्स है ना, ये है कोलिजन से पहले इस तरफ, और ये जो बड़ी बॉल मैंने बनाई है ये है कोलिजन के बाद यानी आफ्टर कोलिजन। तो पहले हमें इन दोनों को समझना है। अब देखें, ये जो हमारे पास बॉल है ये वाली, इसको मैं m1 से शो करूंगा। ये फर्स्ट बॉल है तो इसका मैस m1, और ये सेकंड बॉल है तो इसका मैस m2। ये हम करते आए हैं, फर्स्ट बॉल का मैस m1, सेकंड बॉल का मैस m2। इसी तरह जो फर्स्ट बॉल है वो अलोंग x एक्सिस जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास होगी v1। चूँकि मूव कर रही है, जब मूव कर रही है तो फिर वेलोसिटी भी होगी, और वेलोसिटी को मैंने किसके साथ शो किया, v1 के साथ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये है इसकी वेलोसिटी, ये इस तरफ जा रही है तो वेलोसिटी को v1 के साथ शो करेंगे। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एरो भी लगाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास m2 है,
M1 तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही है, आप देख भी रहे हैं, लेकिन M2 इस तरीके से जा रही है, यानी कि देखें ये आगे भी जा रही, ऊपर भी जा रही, यानी यहाँ से यहाँ तक गई ना, तो इसका मतलब आगे भी गई और इस तरह ऊपर भी जा रही, तो यानी ये 2 डायमेंशन में मूव कर रही है, ऊपर और इस तरफ दोनों जा रही है। तो इसका मतलब अब ये सेकंड बॉल है, तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, v2 का नाम देंगे। दोबारा फिर सुन लीजिए, फर्स्ट बॉल का मास m1, वेलोसिटी v1 और मूव कर रही है फर्स्ट बॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सेकंड बॉल का मास m2, वेलोसिटी v2 और ये जो है इस तरह x और y दोनों के अंदर मूव कर रही है। अब क्या होगा कि पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि जो m2 है ये चूंकि x एक्सिस में मूव नहीं कर रही, तो इसका x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ये इतना एंगल, इसको हम शो करेंगे थीटा के साथ। इट मीन्स दैट जो हमारे पास सेकंड बॉल है वो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। और ये देखिए इस तरीके से होगा, ये इस तरफ से आ रही है, नीचे से आ रही है, ये दोनों इस तरीके से ओरिजिन पे पहुंची और ओरिजिन पे इनकी कोलिजन होगी, ठीक है। ये फास्ट मूव कर रही हैं, ये इधर से आ रही है अलोंग x एक्सिस m1, m2 जो है वो एंगल थीटा के साथ आ रही है। जब दोनों ओरिजिन पे लेट करें, ओरिजिन पे इन दोनों का टकराव हुआ, कोलिजन हुई, तो कोलिजन के बाद जो स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन कोलिजन से पहले वाली जो थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। बहुत ही सिंपल है, देखें आपकी बुक के ऊपर इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन अगर आप बोर्ड के पेपर्स के अंदर इस तरीके से पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ज़्यादा मार्क लेने का वजह बनती है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहला पॉइंट के कंसीडर 2 बॉडीज़, हमारे पास ये 2 बॉडीज़ हैं आपके सामने बनी हुई हैं, हैविंग masses m1 एंड m2, फर्स्ट का मास m1, सेकंड का मास m2, विच आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, जो कि मूव कर रही हैं वेलोसिटी v1 और v2 के साथ, और किस में मूव कर रही हैं, इन 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन, यानी कि x और y प्लेन के अंदर मूव कर रही है। चूँकि 2 डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उसको मेंशन भी कर दिया। ये तो आपको समझ आ गई कि हमारे पास 2 बॉल्स हैं, फर्स्ट का बॉल का मास m1 m2, वेलोसिटी v1 v2 के साथ मूव कर रही है, ओके हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि फर्स्ट बॉल किस तरफ मूव कर रही है, सेकंड बॉल किस तरफ मूव कर रही है। मूव तो कर रही है, लेकिन भाई किस तरफ मूव कर रही है, तो अज्यूम द फर्स्ट बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये देखें, ये फर्स्ट बॉल है, मैं बता चुका हूँ ये किस तरफ जा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें जा रही है। while the second body moves in a direction making angle theta with x axis, जबकि जो सेकंड बॉडी है वो मूव कर रही है किस तरफ, जो एंगल थीटा बन रहा है, किसके साथ बन रहा है एंगल थीटा, एक्स एक्सिस के साथ। तो यानी सेकंड बॉल लॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं जा रही, बल्कि उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। अच्छा, इसके बाद बोथ द बॉडीज कोलाइड एट ओरिजिन, लेट करें कि दोनों बॉडीज ओरिजिन के ऊपर जैसे पहुंची तो ये आपस में टकरा गई, ओके हो गया। तो मैंने आपको पहले 3 सेंटेंस पढ़ के बता दिए और अच्छे से समझा दिए। एक सेंटेंस रह गया, वो कोलिजन के बाद वाला है। आइए अब कोलिजन के बाद क्या होगा उसको समझते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम्स की कंजर्व ना रहे, उसमें लॉस आ जाए। और एक हम टर्म यूज़ करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें बॉडीज टकराने के बाद, कोलिजन के बाद आपस में एक दूसरे के अंदर जुड़ जाएं, स्टिक टुगेदर हो जाएं, ठीक है। तो ऐसी कोलिजन को हम बोलते हैं कि ये इन इलास्टिक तो है ही है, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है। इफ़ द बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी, देन द कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यानी कि दोनों बॉडीज आपस में टकराई, टकराने के बाद वो एक दूसरे के अंदर जुड़ गई, स्टिक हो गई। जिस तरीके से लट करें ना, आटे का पेड़ा तो आपने देखा हुआ है, जब रोटियां बनाते हैं तो आटे के गोल गोल पेड़े बनाते हैं। तो अब इनको ना आप वही लट कर लें, ये पहला पेड़ा, ये दूसरा, दोनों इस तरीके से टकराए। जब टकराएंगे तो एक दूसरे के अंदर जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने से वो एक थोड़ा सा बड़ा पेड़ा बन जाएगा जो इस तरीके से आगे मूव कर जाएगा। तो ये सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल दी, ताकि आपका थोड़ा सा व्यू आपको नजर आए कि ये कैसे ऐसे हुआ। अब ये जो बॉल है ना, ये इन दोनों के मिलने से बनी है, इसका मास लेट करें कैपिटल M है, इसका मास क्या है, कैपिटल M है, और ये इक्वल होगा, आप जानते हैं इन दोनों के मिलने से बनी है।
तो इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2। ठीक है, m होगा, इसको m के साथ शो करेंगे, लेकिन ये इक्वल होगा उन दोनों का सम, m1 प्लस m2। चले, लिखा गया इसके अंदर। यानी जब दोनों ये जुड़ गई तो लेट करें इसका मैस 20 ग्राम, इसका 20 ग्राम, तो इसका ऑटोमेटिक 40 ग्राम हो जाएगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया। और उसको हम कैपिटल M से शो कर रहे हैं। और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम शो, ये अब इस तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हम शो करेंगे जी VF के साथ, यानी फाइनल वेलोसिटी। और दोनों की वेलोसिटी कॉमन होगी, चूंकि दोनों जो है वो एक ही बॉल के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, सिंगल मैस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये बात होगी, समझ आइए आपको, दोनों मिल गए। और अब ये जो बॉल है ना, ये चूंकि एक्स एक्सिस में तो नहीं जा रही है, तो ऊपर जा रही है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा है। तो इसके एंगल को हम अब थीटा के साथ, थीटा हम पहले यूज़ कर चुके हैं, अब हमें एक नया सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। और आपकी बुक के अंदर ये जो सिंबल है इसको फाई लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप गोल दायरा बनाएंगे और इसके अंदर एक सीधी जो है वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये सिंबल है, ग्रीक लेटर है फाई, तो इसको फाई पढ़ते हैं। अब हम ये जो कोलिजन के बाद वाली स्टोरी है, लास्ट सेंटेंस हमारा रह गया था, इसको मैं पढ़ देता हूँ। यही लिखा हुआ है कि आफ्टर कोलिजन, ये दोनों आपस में टकराई। ठीक है, बोथ द बॉडीज कोलाइड एट ओरिजिन, ओरिजिन में टकराई, और कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, देयर कंबाइंड मैस बिकम्स M, कैपिटल M, जो कि इक्वल है दोनों बॉल्स का मैस का सम के। तो ये इसका मैस हो गया। एंड दे मूव, और दोनों चूंकि कंबाइंड हो गई हैं और ये मूव करेंगी टुगेदर विद कॉमन वेलोसिटी, चूंकि दोनों अब सिंगल में है तो इनकी वेलोसिटी भी अब सिंगल होगी, कॉमन होगी, सेम होगी। और वो क्या है, वेलोसिटी VF है। और ये जो बॉल है, ये जो सिंगल मैस है, मेकिंग एन एंगल फाई विद एक्स एक्सिस, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको ये वाली थ्योरी भी अब अच्छे से समझा दी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब आपकी बुक के अंदर सिर्फ इतनी डायग्राम बनी है, लेकिन इतनी डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। हम इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाएंगे, क्योंकि हमने, आप जानते हैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई भी जो वेक्टर है, अगर वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ना हो, 2 डायमेंशन में हो, प्लेन में हो, तो फिर उसके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आता है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए ज़रा बनाते हैं। ये आपने बड़ी ध्यान के साथ समझना है। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो y कंपोनेंट होगा, उसके साथ साइन थीटा लगेगा, साइन ऑफ एंगल लगेगा। ठीक है, और y एक्सिस अगर ऊपर की जानिब हो तो पॉजिटिव होता है, नीचे की जानिब हो तो वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास सेकंड बॉल है। ठीक है, अब इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, देखिएगा। एक तो इसका बनेगा ये वाला कंपोनेंट, ये इस तरह मैं बनाता हूँ, ये देखिएगा, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, आपको पता है अगर ये वेक्टर इस तरीके से हो तो इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये ऊपर वाला और एक ये जो इस तरफ जा रहा है, एक ये वाला। अब चूंकि ये m2v2 है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, तो इसका मैस m2, वेलोसिटी v2। ठीक है, अब इसका एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला ये y कंपोनेंट है, ये y में जा रहा है, तो ये लिखेंगे इसको m2v2। मैं इसको दोबारा यहाँ पर अच्छे से लिखूंगा, ये क्या है, m2v2, और वेलोसिटी के ऊपर एरो भी लगाएंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो नेगेटिव y में है, तो फिर इसको नेगेटिव क्यों लगाया। तो फ्रेंड्स देखो, नेगेटिव y तब होता है जब इसकी डायरेक्शन नीचे की जानिब हो, जहां पे मर्जी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, वो तो ऊपर की जानिब है। देखो, ऊपर चाहे यहाँ पे बना लो चाहे यहाँ पे बना लो, है तो ऊपर ही। तो ज़रूरी नहीं है कि यानी नीचे होगा तो वो नेगेटिव होगा, डायरेक्शन देखी जाएगी। अगर डायरेक्शन नीचे की जानिब है तो फिर वो नेगेटिव y है। अब चूंकि ये ऊपर जा रहा है, अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर जा रहा है, तो लिहाजा इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर नीचे की जानिब होता तो फिर हम उसको नेगेटिव लेते। अब और ये इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये m2v2 है। ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होगा, इस सेकंड बॉल का m2v2, और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट, तो ये बनेगा cos थीटा। तो ये हमारे पास सेकंड बॉल है। इस तरफ आप इस तरफ भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना, एक इस तरफ बना ले, एक ऊपर बना ले। ये वाला cos वाला होगा और ये वाला साइन वाला होगा। मैंने यहाँ पे बना लिया, बात एक ही है।
तो इसी तरह अब ये सेकंड बॉल चूंकि वाई में मूव कर रही है तो यहाँ पे आपको अच्छे समझ आ जाएगी। ये फाइनल वेलोसिटी है तो इसके कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ से नॉर्मल ड्रा करते हैं और इसके कंपोनेंट्स ज़रा ड्रॉ करते हैं। तो ये है इसका वाई कंपोनेंट और ये वाला होगा इसका एक्स कंपोनेंट। अब इसका मैस कैपिटल एम है तो कैपिटल एम इसका मैस है और इसकी वेलोसिटी क्या है, वी एफ। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। हम कंपोनेंट किसके बना रहे हैं, मोमेंटम के बना रहे हैं। तो आप जानते हैं अगर वेक्टर ए हो तो उसका एक्स कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। अगर वेक्टर बी हो तो उसका एक्स कंपोनेंट होता है बी कॉस थीटा, उसका वाई कंपोनेंट होता है बी साइन थीटा। तो ये वेक्टर है एम वी। तो एम वी कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट, एम वी साइन थीटा वाई कंपोनेंट। तो चूंकि मैस कैपिटल एम, वेलोसिटी वी एफ, तो एम वी एफ, और ये चूंकि ऊपर की जानिब जा रहा है तो ये है साइन एंगल। अब यहाँ पे एंगल थीटा नहीं बन रहा है, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, फाई। तो एंगल क्या हम लिखेंगे, फाई लिखेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर ये एक्स कंपोनेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं, चलें यहाँ पे लिख लेता हूँ एम वी एफ, ठीक है, मैस इंटू वेलोसिटी मोमेंटम यानी एम वी, और ये होगा कॉज, जो कि ये लॉन्ग एक्स एक्स है, ये वाला कंपोनेंट ये देख रहे हैं। और कॉज यहाँ पे एंगल थीटा नहीं बन रहा बल्कि फाई बन रहा, तो हम यहाँ पर फाई इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसका भी कंपोनेंट बना लिया, मोमेंटम m2v2, तो ये m2v2 साइन थीटा वाई वाला, m2v2 कॉस थीटा एक्स वाला। ये इसका एक्स कंपोनेंट ये वाला होगा जिसके साथ कॉस और थीटा ये वाला फाई लगेगा, और ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, इसका मोमेंटम mv बनेगा, mvf, और ये साइन है। अब ये मैंने आपको क्यों समझाए, क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट्स को आगे हमने यहाँ पर मैथमेटिकल डेरिवेशंस में इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इनका समझना, इनको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको कंपोनेंट समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इस जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, इसकी प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है। इसका जो सेकंड वीडियो है वो है इस कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं किसी भी वेक्टर के, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाए थे। आपको कंपोनेंट्स वाला टॉपिक ज़रूर समझना चाहिए, चूँकि ये आप देख रहे हैं कि तकरीबन आगे जितने टॉपिक्स आ रहे हैं जिनमें वेक्टर्स इन्वॉल्व है उसके अंदर हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं। तो कंपोनेंट्स वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए अगर आप कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं। अगर देखी हुई तो फिर तो ठीक है। मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक के अंदर जितनी डेरिवेशन है मैंने उतनी ही करवानी है। इसकी डेरिवेशन थोड़ी लेंथ ही है हायर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर जस्ट हमने जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको लगाना है, और काइनेटिक एनर्जी चूँकि इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती तो लिहाजा वो हम लॉ नहीं लगाएंगे, बस इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके दे देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की हेडिंग तो दे चुके हैं, लेकिन पहले हम उसको बताएंगे। सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप जानते हैं मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी होता है। चूँकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी मोमेंटम की डायरेक्शन भी उस तरफ होती। तो मोमेंटम सिंपल एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मस्ट बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कोई भी वेक्टर अगर 2 डायमेंशन में मूव करे तो फिर उसके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट्स, और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप देखें तो वाई कंपोनेंट ऊपर, एक्स कंपोनेंट इस तरह परपेंडिकुलर 90 का एंगल, वाई कंपोनेंट ऊपर, एक्स कंपोनेंट इस तरफ। तो जो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो उन्हीं को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, या एक्स और वाई कंपोनेंट्स को ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब मोमेंटम हमने एक्स डायरेक्शन में अलग से लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने वाई एक्सिस यानी वाई डायरेक्शन में सेपरेट अप्लाई करना है। तो पहले हम अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन इन द एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस के अंदर मोमेंटम अप्लाई करेंगे इसका लॉ। अब आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पहले वाला मोमेंटम कोलिजन से इक्वल होगा बाद वाले मोमेंटम के। तो इस तरफ यहाँ पे मैं इक्वल लगा लेता हूँ, ये देखें इक्वल लगा लिया। पहले दो बॉल्स थी तो इनका कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम लेकिन सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला। अब देखिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या है, फर्स्ट बॉल का मैस m1 है, वेलोसिटी v1 है। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो मैस m1 वेलोसिटी v1, तो ये फर्स्ट बॉल का मोमेंटम आ गया। और फर्स्ट बॉल मूव किस तरफ कर रही है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, तो हम बात भी एक्स ही कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे चूंकि टोटल मोमेंटम लेना है कोलिजन से पहले, तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम ले लिया, इसमें ऐड करेंगे सेकंड बॉल का। अब देखें सेकंड बॉल के तो 2 मोमेंटम है, एक ये वाला साइन थीटा वाला, एक कॉस थीटा वाला, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की। तो हमने सिर्फ कौन सा लेना है, सेकंड बॉल का
एक्स कंपोनेंट वाला मोमेंटम, और वो क्या है m2v2 cos थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं m2v2 cos थीटा। ओके हो गया। फर्स्ट बॉल ऑलरेडी एक्स एक्स से मूव कर रही है और उसका मैस m1v1 होगा। सेकंड बॉल जो है उसका एक्स वाला मोमेंटम लिख लिया, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन तो बॉल ही एक है, तो लिहाजा उसका जो एक्स वाला है वो लिख लो, उसका एक्स वाला ये है, ये देखें कैपिटल M वी एफ इंटू कॉज फाई। अब आपकी बुक के अंदर इस फार्मूला को लिखा हुआ है। ये कैसे आया? अगर हम ये कंपोनेंट्स ना बनाते तो फिर ये इक्वेशन आपको समझ ना आ पाते, इसलिए हमने कंपोनेंट्स बनाए। आपकी बुक के ऊपर ये कंपोनेंट्स नहीं बने हुए, तो आपने इसलिए इनको समझ लिया। अब सेम मोमेंटम कंजर्वेशन इन द वाई डायरेक्शन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होती है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बात किसकी हो रही है? वाई में, तो हमने सिर्फ वाई वाला लिखना है। तो देखें ये फर्स्ट बॉल है, इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये मूव ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर रही है ना, तो वाई एक्सिस में अगर मूव करती तो इसका वाई एक्सिस का कुछ ना कुछ मोमेंटम होता, ठीक है ना। जिस तरह ये मूव करी, एक्स और वाई दोनों मूव करी, तो इसका वाई वाला मोमेंटम है सेकंड बॉल का, इसका ये मूव ही अलॉन्ग एक्सिस कर रही है, तो लिहाजा इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम नहीं होगा। मोमेंटम नहीं होगा तो मतलब जीरो होगा, तो जीरो लिख लें। चलें जीरो ना भी लिखें कोई मसला नहीं। प्लस सेकंड बॉल का बिफोर कोलिजन जो वाई एक्सिस वाला मोमेंटम है वो ये है m2v2 sin थीटा, m2v2 इंटू साइन थीटा। वेलोसिटी चूँकि वेक्टर है, स्टूडेंट्स जितने भी वेक्टर के सिंबल हैं, खासकर वेलोसिटी का सिंबल है, उसके ऊपर आपने एरो लगाते आना है। जो स्टूडेंट्स जल्दी में लिखते हुए और वेक्टर के सिंबल्स के ऊपर एरो नहीं लगाते तो उनकी मिस्टेक काउंट होती है, नंबर कटने का बाइस बन जाते हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने जहाँ पे भी वेलोसिटी यानी को वेक्टर का सिंबल लिखा है तो उसकी मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया है, उसके ऊपर एरो हेड लगाया है। ये देखें वेलोसिटी के ऊपर एरो हेड लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वेलोसिटी उसके ऊपर मैंने एरो लगाया हुआ है, डायग्राम में भी लगाए हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल जो हम स्टेप्स लिख रहे हैं इनके अंदर भी, फार्मूलाज के अंदर भी लगा रहा हूँ, तो आपने भी लगाने हैं, क्योंकि हम जब पेपर चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स जल्दी के अंदर इनको स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम उनके नंबर काट लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जब आप प्रैक्टिस करें तो तब भी आप साथ साथ एरो लगाया करें, आदत बना लें। इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वाई एक्सिस वाला ये फाइनल है, ये आफ्टर कोलिजन है, तो इसका वाई एक्सिस वाला मोमेंटम ये हम लिख रहे हैं एम वी एफ, ठीक है, इनटू साइन, और इसका एंगल जो है वो फाई है, ठीक है। यहाँ पे देखें एंगल आफ्टर कोलिजन फाई है। तो आपको समझ आ गई कि वाई एक्सिस में जो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो है ही नहीं, चूँकि वो सीधी एक्स में जा रही है, तो लिहाजा उसका जीरो पुट कर दिया। जीरो समथिंग जीरो वो वही रहती है, उसको अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो जीरो प्लस समथिंग, जिस तरह 5 प्लस जीरो 5 ही आता, तो m2v2 sin थीटा प्लस जीरो यही आएगा। तो ये आपकी बुक के अंदर इस इक्वेशन को लिखा गया है, कैसे आई वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम काइनेटिक एनर्जी जो है उसको फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि ये एक इन इलास्टिक कोलिजन है, और इन इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज़ नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब लॉस कैसे फाइंड करते हैं? पहले वाला माइनस बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैसे? लेट करें आपके पास अगर 1000 रुपीज़ हो और आप बाज़ार चले जाएं और बाज़ार में आप कोई चीज़ ख़रीद लें, ठीक है। लेट करें आपने 700 रुपीज़ जो है वो ज़ाया कर दिए, कोई चीज़ ख़रीद ली, तो अब आपको कितना लॉस हुआ? लॉस कैसे फाइंड करेंगे? शुरू में आपके पास कितने पैसे थे? 1000, वो लिखेंगे, माइनस बाद में आपके पास कितने बचे? 300, चूँकि 700 की चीज़ ले ली तो 300। तो हम इनिशियल पैसों में से फाइनल पैसे माइनस करेंगे, यानी 1000 माइनस जो आपके पास बचे हैं, पहले कितने थे? 1000, बाद में कितने बचे? 300। तो इन दोनों को माइनस करें, 1000 माइनस 300 कितना बनेगा? 700 बचेगा ना, तो इसका मतलब 700 का आपको लॉस हो चुका। तो ऐसे ही इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो लॉस कैसे फाइंड करते हैं? शुरू में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में कितनी बची, दोनों को माइनस कर दो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो सिंपल लॉस आ जाएगा। आपकी बुक के ऊपर भी ऐसे ही हुआ हुआ, तो हम यही काम यहाँ पे समझने वाले हैं, करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं कि सिंस कोलिजन इज इनइलास्टिक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग सिस्टम इज नॉट कंजर्व। भाई पता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, क्योंकि पहले और बाद वाली इक्वल नहीं है, लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रही। तो इसका मतलब पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं।
द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज, यानी कि कोलिजन से पहले जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है टोटल, वो हमने लिखनी है। तो इसको हम नाम देंगे काइनेटिक एनर्जी और इसके साथ लगाएंगे छोटा सा आई, यानी ये इनिशियल वाली है। फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो स्केलर होती है उसके हम कंपोनेंट्स नहीं बनाते, मसला नहीं है। जस्ट इन बिफोर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी, इन दोनों की अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दें, फर्स्ट बॉल की और सेकंड बॉल की, तो बिफोर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी। टोटल कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर, यानी 1/2 एम वी स्केयर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी होगी, यहाँ पे देखें मैं लिखता हूँ 1/2 एम वी का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब मैस इसका लेना है, इसका मैस m1 है तो यहाँ पे m1 लगा दें। इसकी वेलोसिटी v1 है फर्स्ट बॉल की, तो v1 लगा दें, यानी ये इसकी काइनेटिक एनर्जी। टोटल लेनी है ना, तो इसमें इसकी भी ऐड करनी पड़ेगी तभी टोटल आएगा। तो ऐड की इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 इसका मैस, यानी एम वी स्केयर। ठीक है, ये देखें एम वी स्केयर है ना, तो इसका मैस m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो वेलोसिटी जो है v2 आ जाएगी। तो ये है इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। इनिशियल का मतलब बिफोर कोलिजन। अब इस तरह हम फाइंड करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज। तो कोलिजन के बाद चूंकि ये सिंगल है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, देखें काइनेटिक एनर्जी को के डॉट ई से लिख लिया, साथ एफ लगा लिया, यानी ये फाइनल है, कोलिजन के बाद है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 एम। अब इसका मैस जो है वो कैपिटल एम है, जो कि m1 + m2 के इक्वल है, लेकिन हम इसका सिंबल क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी एफ का स्केयर, एम वी स्केयर। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी है वी एफ, तो हम यहाँ पे वी एफ और ऊपर स्केयर लगाएंगे, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा देंगे। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड मैंने आपको करवा दी। अब है एनर्जी लॉस इन कोलिजन। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि लॉस कैसे फाइंड करते हैं। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कम है, तो हमेशा हम ज़्यादा में से कम को ही माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है उसको डेल्टा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा गया है, जो कि इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब आप इसको इतना आपकी बुक के अंदर किया हुआ है, इसके बाद आप एक स्टेप और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी लॉस, चूँकि लॉस का मतलब पहले और थी बाद में और है, तो चेंज तो आई ना, पहले जितनी नहीं रही। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दें, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये देखें ये है 1/2, इसको मैं लिख रहा हूँ इनिशियल m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये मैंने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, यहाँ पे वैल्यू लिख दी, ये माइनस लगाएंगे ये वाला, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास है 1/2 कैपिटल एम वी एफ का स्क्वायर। ओके हो गया, तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने से, भाई ये लॉस कहाँ पे हुई, कहाँ पे गई, तो इसके बारे में हम लिखेंगे द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आई है, जो लॉस हुआ है, इस ट्रांसफॉर्म, वो काइनेटिक एनर्जी आगे ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी की दूसरी फॉर्म में, सच दैट हीट साउंड एंड एनर्जी फॉर डिफॉर्मेशन। आप जानते हैं जब दो बॉल्स या दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो टकराने से हीट और आवाज़ भी पैदा होती है, और जब दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो ठीक है उनके अंदर डिफॉर्मेशन भी आती है। डिफॉर्मेशन मतलब शेप में चेंज आती है। जिस तरह जब दो गाड़ियाँ टकराती हैं ना, तो टकराने से क्या होता है कि उनके अंदर वो डैमेज आ जाता है, डेंट वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो गई डिफॉर्मेशन करने में, डैमेज करने में यूज़ हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये था यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर आप अपनी बुक पे देखें तो वहाँ पे ना इसकी 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि बड़े बड़े पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई हैं। मैं आपको उनको बहुत ही सिंपल वे में करवाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जस्ट उनकी हेडिंग दी है, तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन की जो पहली एग्जाम्पल है वो है कराटे चॉप ब्रेकिंग ब्रिक्स। ठीक है, कराटे जो लोग खेलते हैं
आपने अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी, ईंटें पड़ी होती हैं या कभी बर्फ़ का ब्लॉक पड़ा होता है या कभी कोई लकड़ी पड़ी होती है, तो इस तरीके से उस ईंट या बर्फ़ या लकड़ी के ऊपर ऐसे करके बाजू मारते हैं या मुक्का मारते हैं, पंच मारते हैं और वो उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि कराटे चॉप ब्रेकिंग ब्रिक्स, यानी उसने ईंट को ऐसे करके कराटे मार के तोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स, ये जो कराटे चॉप है, कराटे के साथ ईंट को तोड़ना, ये एक इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। कैसे? देखिए, इलास्टिक कोलिजन वो होती है, आपने इलास्टिक कोलिजन को टॉपिक में पढ़ा था, पहले उसका पता होगा ना तो फिर इन इलास्टिक की अच्छे समझ आएगी। ये बड़े ध्यान के साथ समझना। इलास्टिक कोलिजन ये है कि लेट करें आपके पास हार्ड बॉल है ना, आपने उसको इस तरह फर्श मार्बल फ्लोर पे फेंका, तो मार्बल फ्लोर के साथ वो हार्ड बॉल कोलाइड करने के बाद अगर वापस जहाँ से फेंका है उसी इनिशियल हाइट पे बाउंस बैक होके आ जाए, तो इसका मतलब जाते हुए जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए तो वापस आई है। चूँकि टकराते हुए अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ जाता है तो वापस आने के लिए उतनी काइनेटिक एनर्जी बचती नहीं और वो वापस नहीं आ पाती। तो जहाँ से गिराया गया, बाउंस बैक हो गए टकराने के बाद, वहीं पे अगर हार्ड बॉल वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर आपने किसी बॉल को फेंका और वो टकराने के बाद वापस उसी हाइट पे नहीं आई, कम हाइट पे आई है, तो इसका मतलब वो इन इलास्टिक कोलिजन है। क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो उसके पास मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आप जानते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वो मूव करके जा रहा था, बाद में मूव करके वहाँ तक नहीं आया, तो बाद में उसकी मोशन कम हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। ये बड़ा बेसिक सी बात थी, मैंने आपको समझाना ज़रूरी समझा। अब देखें, जब उसने कराटे वाले ने उस ईंट के ऊपर इस तरीके से ज़ोर के साथ हाथ को लेके गया तो उसका हाथ मूव कर रहा था, हाथ के पास काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही उसने ईंट के ऊपर मारा तो हाथ बाउंस बैक होके वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे ही उसने अपने हैंड को ब्रिक्स के ऊपर मारा, तो अब देखें, जब ईंट टूटेगी तो आवाज़ तो आएगी, तो वो जो हायर थी काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ उसका हिस्सा साउंड में कन्वर्ट हो गया, कुछ हीट में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो है काइनेटिक एनर्जी वो इस ईंट ने अब्जॉर्ब कर ली। यानी ईंट को तोड़ने में, ईंट को, ब्रिक को ब्रेक करने में उस काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो चुका। अब काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो चुकी, लॉस हो चुकी, तो काइनेटिक एनर्जी बची नहीं, तो इसलिए हाथ बाउंस बैक नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये, अब देखिए, अब आपके सामने ये एक पिक्चर शो हो रही है, इसमें जो ऊपर हेडिंग है कराटे चॉप ब्रेकिंग ब्रिक्स, ये आप लिखना है। पहला पॉइंट आप लिखें कि ये एक इनलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। बाकी पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में लिखे हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब कराटे वाला ब्रिक्स के ऊपर हाथ मारेगा तो क्या होगा, हाथ और या ब्रिक्स बाउंस बैक नहीं होंगे। बाउंस बैक ना होने का मतलब क्या है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड में, हीट में और ब्रिक्स को डैमेज करने में, तोड़ने में, ब्रेक करने में यूज़ हो चुकी है, तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो चुका, तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं है तो ये फिर किसकी एग्जांपल है? ये एक इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ सकता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन वाई कराटे चॉप ब्रेकिंग ब्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टूडेंट्स, चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है कार क्रैश। कार क्रैश क्या होता है? जब दो कार्स मूव करती हुई लेट करें आपस में टकराती हैं तो फिर क्या होता है, सुनिएगा। देखें, कार मूव करके आ रही हैं, तो मूव करके आ रही तो मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या नाम देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिएगा कि कार जब टकराती हैं तो क्या टकराने के बाद उनकी पहले वाली स्पीड रहती है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि टकराने के बाद या तो वो स्लो हो जाएंगी या वो स्टॉप हो जाएंगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, पहले मोशन थी, पहले काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद स्टॉप हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी गई। कहाँ पे गई भाई? जब कारें टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, पता लगता है एक्सीडेंट हुआ है, या उससे फिर हीट भी प्रोड्यूस होती है। और असल चीज़ क्या है कि कार जो है वो अच्छी खासी डैमेज हो जाती है, उसमें डेंट पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज़ हो गई उस कार को तोड़ने में, साउंड में, हीट में। इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। पहले काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी गई। तो यहाँ पर आप देखें, इस पिक्चर के अंदर आपको हेडिंग भी शो हो रही है और इसके भी 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप इन 5 पॉइंट्स को आराम से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए, आपको 100% समझ आ जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो इससे पिछली एग्जांपल दी कराटे चॉप वाली, उसके भी मैंने 5 पॉइंट्स लिखवाए, इसके भी 5 पॉइंट्स लिखवाए और इससे अगली एग्जांपल के भी मैं आपको 5 पॉइंट लिखवाता हूँ। चूँकि ये तीनों एग्जांपल्स अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती हैं तो मैंने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेहतर होता है पेपर अटेम्पटेशन के लिए। और मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ना ज़्यादा कम लिखा है ना बहुत ज़्यादा लिखा है, ताकि आपको इसके अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसके भी 2 मार्क्स मिल सकें, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। थर्ड और लास्ट एग्जांपल है बैट एंड बॉल कोलिजन। देखें, जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो यहाँ पे मेरे पास ये बॉल पड़ी हुई है, बॉल को जब हिट किया जाता है ना तो क्या होता है कि वो बॉल थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है। देखिए ये बॉल है ना, अगर इसको मैं ऐसे दबाता हूँ तो ये देखिए ये डिफॉर्म हो गई, थोड़ी सी दब गई। तो अब ये खुद तो नहीं दबी, बल्कि मेरी एनर्जी लगी है, देखिए मेरी यहाँ पे एनर्जी लगी है तो ये दबी है ना। तो जब बैट बॉल के साथ ज़ोर से हिट करते हैं ना तो आप जानते हैं उससे साउंड भी प्रोड्यूस होगी। बैट के पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, लेकिन उतनी काइनेटिक एनर्जी इस गेंद को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस बैट की जो काइनेटिक एनर्जी है, जब बैट इसके साथ टकराया तो सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुई। उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड में कन्वर्ट हुआ। जब बैट बॉल को हिट होता है तो अच्छी खासी आवाज़ आती है, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी और बाकी जो है कुछ जो है इसको इस तरीके से डिफॉर्म करने में, डिफॉर्मेशन यानी शेप चेंज करना। पहले तो गोल थी, जैसे ही बैट इसके ऊपर हिट करेगा तो थोड़ी सी दब जाएगी, इसमें डिफॉर्मेशन आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी मुकम्मल लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हो जाए तो इसी को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अब आपके सामने इसकी भी ये डायग्राम मैंने पिक्चर की फॉर्म में इसके नोट्स बनाए हैं, आपको शो हो रहे हैं, ऊपर हेडिंग बनी हुई है, 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप वीडियो स्टॉप करके इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, साथ डायग्राम भी बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये थी तीनों एग्जांपल्स इन इलास्टिक कोलिजन की जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। अब मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक डिटेल में बड़े ही आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ। ये आपके सामने सारा लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि ये इस टॉपिक की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। मैथमेटिकल चीज़ें हैं, थ्योरी है, तो चीज़ें ना लिखने से याद होती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम याद अच्छी तरह करते हैं, समझ भी आ जाती है, लेकिन जब लिखते हैं पेपर में, ठीक है, क्लास में, तो तब गलतियाँ हो जाती हैं, भूल जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है भाई, आप जो भी चीज़ याद करें उसको आप 1-2 दफ़ा ज़ुबानी लिख कर उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि वो आपके हाथ पे टिक जाए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप जब लिखने बैठेंगे तब आपको नहीं भूलेगा। तो स्टूडेंट्स अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, वीडियो की समझ आ गई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपने क्लास फेलोज़ के साथ जो लोग फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, आपको जानते हैं किसी दूसरे कॉलेज पढ़ते हैं, उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से फ़िज़िक्स को अच्छे से फ्री में समझ सकें। तो इसी के साथ ही आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।